program. Madam, I believe I have tried to answer all the major points. The Honorable External Affairs Minister, when he summed up the debate, he will deal with other aspects of the topic. प्रश्न क्लाइमेट चेंज और ईएनआर पर निकलते हैं। नहीं, जो क्लाइमेट चेंज और ईएनआर के, क्योंकि आपने बोला इसलिए अगर आप जवाब देके चले जाएं तो केवल मैं 5 मिनट में अपनी बात कह दूंगी। क्लाइमेट चेंज पर आपने कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। ये वही सिद्धांत है कि जो जितना बिगाड़े वो उतना सुधारे, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे देशों पर न डाले। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत रियो डी जेनेरो में भी आया जब यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आई, और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में भी आया। क्योटो प्रोटोकॉल को आज तक अमेरिका ने रेटिफाई नहीं किया, लेकिन आपने अभी कहा कि वहाँ मल्टीलेटरल निगोशिएशंस में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ये सब आपके साथ आ रहे थे। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जब मल्टीलेटरल निगोशिएशंस में बाकी देशों का साथ हमें मिल रहा था, तो भारत ने हिलरी क्लिंटन के आने के समय बाइलेटरल निगोशिएशंस में अपने आप को इंगेज क्यों किया? और बाइलेटरल निगोशिएशन में अमेरिका का चीफ निगोशिएटर टॉड स्टर्न्स जब यहाँ आया, तो भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री ने ये कहा कि हम इन शर्तों को नहीं मानते, तो उसने उनकी बात कहने से, इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भारत तो वहाँ मान चुका, G17 के देशों में भारत मान चुका, तो आपकी बात मैं यहाँ स्वीकार नहीं करता। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मल्टीलेटरल निगोशिएशंस चल रही थी, उनसे अलग एक इतने बड़े विकसित देश के साथ भारत जैसे विकासशील देश ने अलग से निगोशिएशंस करने की बात क्यों की? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ईएनआर के बारे में है, जिसका थोड़ा सा मैंने कहा था 2 प्रश्न। मैंने कहा था एक क्लाइमेट चेंज, एक ईएनआर के बारे में। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था एक क्लाइमेट चेंज और एक ईएनआर के बारे में। मैंने ये कहा था कि 2 सवाल, एक क्लाइमेट चेंज, एक ईएनआर के बारे में। क्लाइमेट चेंज का सवाल मैंने रखा। दूसरा सवाल जो ईएनआर के बारे में, जिसमें थोड़ा सा जिक्र यशवंत सिन्हा जी ने किया था कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के तहत एक स्टेट ऑफ द आर्ट रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने की बात यहाँ की है। जब ये G8 ने बैन आप पर लगा दिया, तो एक भी पुर्जा आपको वहाँ से मिलने वाला नहीं है। फ्यूल का सवाल नहीं है, फ्यूल का सवाल नहीं है, सवाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। जब एक भी पुर्जा आपको उसके लिए मिलने वाला नहीं है, तो क्या बहुत बड़ा बोझ भारत ने अपने ऊपर नहीं ले लिया? ये 2 सवाल मेरे। ये सब परिवार को पूछना चाहिए। Madam, I would like to say that there are no bilateral negotiations taking place outside the framework of the United Nations Framework Convention. There are discussions when we have bilateral meetings. There are discussions on many subjects, but these are not negotiations. The negotiating forum is and will be the Framework Convention, the Copenhagen process. That is the correct way of looking at it. Whatever we discuss, whether in the G8, is all designed to explore various options to build a consensus. These are not negotiating forums at all. Now, with regard to the ENR facilities, the 123 agreement provides for a dedicated reprocessing facilities. For that, negotiations have already started. There's a time limit by which those negotiations have been completed. They are moving in the right direction. So it is not at all, I think, true to say that this reprocessing facilities will face any difficulties. First of all, I am not sure that the 45 member nuclear suppliers group will endorse what the G8 people have. Attempts are made in the past also, but there are many, I think, people who believe that a country like India has to be treated differently, and it is a source of strength that this recognition prevented a consensus which would have been injurious to us. Thank you.